प्रॉब्लम क्या है कि गुजरात में जो उनकी अपनी विफलताएं हैं, अब इनसे पूछा जाए कि भाई आपके गुजरात में ही आपने इतनी ग्रोथ रेट अगर की है, बहुत सारा चमत्कार कर दिया है, तो डोंग है, नर्मदा है, पंचमहाल है, साबरकांठा है, ये बनासकांठा है, तापी है, इन जिलों में क्या हालात हैं? जो गरीबी के आंकड़े आपके यहां आ रहे हैं, भुखमरी के जो आंकड़े आ रहे हैं, हंगर इंडेक्स में जो गुजरात देश के जो 18-20 राज्य बड़े राज्य हैं उसमें अगर बहुत पीछे है, सबसे नीचे है, शायद आई थिंक 20 में 18वें के आसपास है। तो ये हालात इसलिए नहीं है कि यूपी बिहार के लोगों ने जाकर आपके हालात बिगाड़े हैं। इन जिलों के हालात क्या हैं? ये 6 जिले बताएं हमें व्यास साहब की इनकी हालत 15 सालों में आपने कितनी सुधारी। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि साहब बाहर के लोग आकर बर्बाद कर रहे हैं, तो आपके आंकड़े आपने अभी पेश किए अपने रिसर्च से आंकड़े कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल, इन इलाकों में आपसे, और बंगाल तो एक समय उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का दूसरा घर रहा है। वहां के बारे में हमारे लोग जीवन में गीत हैं, संगीत है, उस पर धुने हैं। हम आज तक गुजरात को लेकर नहीं सुने। गुजरात हमारे लिए बहुत प्रिय प्रदेश है, इस देश की शान है, नो डाउट। महात्मा गांधी ने वहां से शुरुआत करी अपने जीवन की, और फिर वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। मोदी साहब आज भी दांडी और चंपारण की बात करते हैं, लेकिन मैं बहुत दुखी होता हूं क्योंकि दांडी और चंपारण दोनों में उनके राजनीतिक पूर्वज नहीं शामिल हुए थे। तो मेरा यह कहना है कि जो राष्ट्रीय मुख्यधारा है उससे आप अपने को बिल्कुल काटिए मत। और मुख्यधारा यह है कि गुजरात जो कहती है मुख्यधारा राजनीति की, अर्थनीति की, कि गुजरात सोशल इंडिकेटर्स उसके बहुत खराब हैं। आप पूरे देश को कहते हो कि गुजरात जैसा बनाएंगे, गुजरात जैसा पूरा देश नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल अनइवन डेवलपमेंट है ये, असमान विकास, ये क्षेत्रीय विषमता जो गुजरात की है, अगर उसी को केवल इंप्लीमेंट किया जाए, उसको अगर पूरे देश में लागू किया जाए, तो इस देश में और ज्यादा रोषपूर्ण आंदोलन होंगे, डिस्कंटेंट बढ़ेगा। इसलिए पूरा गुजरात और पूरे देश पर गुजरात का मॉडल नहीं चस्पा हो सकता। मैं आपसे यहाँ अभय जी ये पूछना चाहूंगी, जो विकास की बात, विकास के आंकड़े अपने आप में एक तरफ हो, हमने देखा जब अभी दोबारा विधानसभा के चुनाव हुए थे, यही रिपोर्ट्स, मैलरिशमेंट की रिपोर्ट्स, किस तरह की रिपोर्ट्स हैं, सामने रखी गई थी, तब असर पड़ता है नहीं। लेकिन जो माइग्रेंट्स वहां पर मौजूद हैं गुजरात में, उनकी जो स्थिति है, क्या और राज्यों में जो स्थिति है माइग्रेंट्स की उससे बेहतर है या खराब है? सवाल ये नहीं है कि वो पंजाब में जो जाता है मजदूर या जो बंबई मजदूर जाता है, कौन ज्यादा कमाता है। पंजाब का मजदूर ऐसा समझा जाता है कि सबसे ज्यादा कमाता है जो बाहर से जाता है, खासतौर से जिस वक्त खेती का सीजन होता है उस वक्त सबसे ज्यादा कमाता है। यहाँ मसला दूसरा है। यहाँ मसला यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो अर्थनीति है वो पूरी तरीके से भ्रम जाल में फंसी हुई है। वो उस बुनियादी रूप से उसमें और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस से वो अपने आप को अलग करके दिखाते हैं। अब देखिए, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया ने उसमें सुपरमार्केट में एफडीआई उसी तरीके से खारिज कर दिया जैसे दिल्ली की सरकार ने दिल्ली में किया है। संयोग से वो खबर नहीं बनी, यहां पे बहुत बड़ी खबर बनी। बहुत बड़ा अंतर्विरोध है, बहुत बड़ा अंतर्विरोध है। स्थिति यह है कि मोदी साहब जो भी भाषण देते हैं, जो भी ऐलान करते हैं, उससे ऐसा लगता है कि इस देश का सारा कारपोरेट जगत जो है वो उनके पीछे लाइन लगाकर खड़ा हुआ है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नीति नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना स्वदेशी का मॉडल पेश किया था। उस स्वदेशी के मॉडल को उठा के ताक पर रख दिया गया है, और आप वही आंकड़े पेश कर रहे हैं, उसी तरीके से अपने गरीबी की रेखा पेश कर रहे हैं जिसकी आप आलोचना करते रहे, यानी इसको बुरी तरह शक्ति सिंह जी ने बताया, गाली देते रहे हैं। अब आप उस चक्कर में फंस गए हैं। उस चक्कर से फंसने के लिए, बचाव करने के लिए आपने एक और अमानवीय बात कही, उसका ठीकरा उन्होंने गरीब मजदूरों के ऊपर फोड़ने की कोशिश की। ये जो पूरा कुचक्र है, ये अर्थव्यवस्था में जो भयानक भ्रम है भारतीय जनता पार्टी का, उसका नतीजा है। और एक चीज मैं बस जोड़ना चाहूंगा, एक सेंटेंस। देखिए, ये जो कह रहे हैं कि जैसे आपने पूछा कि जो मजदूरों की हालत, प्रवासी मजदूरों की क्या हाल है, इसका एक एनएसएसओ का जो 68वें राउंड का आंकड़ा है, उसमें गुजरात में शहरी क्षेत्र में कैजुअल मजदूरी 144 रुपए 92 पैसे है। ये सरकारी आंकड़ा है सर्वे का, और पूरे देश में जो है वो 170 रुपए 10 पैसे है। तो अगर आर्थिक केवल इकोनॉमिज्म को ही लिया जाए, आर्थिकता को ही केवल लें आप, तो भी बुरी है। दूसरी बात यह कि जो प्रशासनिक स्तर पर उनके रखरखाव की जो व्यवस्था प्रवासी मजदूरों की होनी चाहिए, जो लोग हैं वहां, वो भी गुजरात में बहुत बुरी है। क्योंकि अंदर की कहानी यह है कि जी
मैं जयनारायण जी आए बात करें उससे पहले मैं आपसे ये विनती करता हूं, जो विकास की बात करता है, एशिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड अलंग में है, मेरी डिस्ट्रिक्ट में है। हाईकोर्ट में एक पीआईएल हुई और हाईकोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि आप जितना पैसा कमाते हो मैरीटाइम बोर्ड, उससे कुछ प्रतिशत पैसे उन गरीब मजदूरों के लिए, क्योंकि वो जिस तरह से जी रहे हैं, नर्क में पड़े हुए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री आज तक एक पैसा उसके ऊपर खर्च नहीं करता है। मैं एनडीटीवी से भी विनती करूंगा, एक बार कैमरा उधर घुमा ले, आप तो पता चलेगा। माने जो आपके स्टेट को प्रॉस्पर करने के लिए आने वाले कोई हमारे दुश्मन नहीं है, इसी देश के रहवासी है, हमारे भाई है। सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी को इस बात की दाद देनी चाहिए कि वो जिस तरह से अपने गुजरात की मार्केटिंग कर रहे हैं वो बेहतर तरीके से है। बिल्कुल, जो और आंकड़े हैं जो सामने लाने चाहिए थे वो नहीं आ सके। अब तो आज मैं रिसर्च देख रही थी तो देखकर काफी चीजें सवाल। कभी कभी ऐसा है कि जब सच बोलने वाले और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने वाले थोड़े से आलसी हो जाते हैं, तब झूठ भी बिक जाता है और सच भी बिक जाता है। मैं मेरे ऊपर भी लेता हूं, ये हमारी जिम्मेवारी है। और मैं किसी हवा में बात नहीं करता हूं, मैं गुजरात का सोशियो इकोनॉमिक रिव्यू लेके आपके चैनल पे, मोदी जी को जो भाषा पसंद हो, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, उनके जो फिगर्स, मैं उनकी सरकार के, मेरी सरकार के नहीं, कांग्रेस की सरकार के नहीं, गुजरात बीजेपी की, मोदी की सरकार का सोशियो इकोनॉमिक रिव्यू लेके आपके सामने बैठ जाए, मैं और मोदी जी, और गुजरात की असलियत आपके जरिए, चैनलों के जरिए। मैं गुजराती हूं, मुझे फक्र है कि 1992 में सबसे ज्यादा रियल इन्वेस्टमेंट गुजरात में आया। गुजरात पहले से विकास में आगे